ये एक ऐसा गेम है MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। इसमें बॉक्सिंग भी है, कराटे भी है, ताइक्वांडो भी, जुजुत्सु भी है, कुश्ती भी है, सब कुछ है। टाइगर श्रॉफ वो इस गेम को इतना आगे बढ़ा रहे, इतना पैसा लगा रहे हैं सब। फाइट के दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चोट लगे कि उसका डर नहीं रहता है। अच्छा परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऑडियंस को सर यही तो पसंद आता है कि अगर ब्लड नहीं निकलेगा ना सर तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे कौन सा MMA फाइटर रहा है जिस पे आपको बहुत डर लगता है? उन्होंने जो मुझको मारा था ना सर, मुझको याद नहीं है कि 10 मिनट तक मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने गेम बंद नहीं किया सर। लेकिन सर अक्षय कुमार को भी मैं बहुत मानता हूँ। आज हम न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं महिलाओं के बारे में, कहीं ये हो रहा है कहीं वो हो रहा है। MMA को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है सर। सर सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। सामने वाला हथियार भी रखा होता है। बिल्कुल। एक दो बार जब मैं नॉकआउट हुआ हूँ, कहीं ना कहीं फेल होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे मेरी वाइफ फाइट होने के पास बस वीडियो कॉल करती हैं, बोलती हैं बस फेस दिखाओ अपना। गीता फोगाट है, पूजा तोमर है, मतलब काफ़ी लोग हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ अलग है। चीन और इंडिया के बीच में जब हुआ था ना, थोड़ा सा बॉर्डर को लेके कुछ हुआ था, वहाँ पर हम सुनने में ये आया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने MMA फाइटर को वहाँ भेजा था। ऐसे फाइटर जिस दिन मतलब ऐसे मान ली जाएंगे कि क्या कहते हैं अपना विराट कोहली, धोनी की तरह मान ली जाएंगे, आई थिंक मैं तब मानूंगा कि हाँ जी MMA ने वो लेवल कर लिया है। जी जी। When given a choice कि whether you should be a fighter or a lover, तो मेरे एक फेवरेट एक्टर है, उनका एक जवाब था कि you can't be just a lover because if you can't fight for what you love then it's no use to be a lover। तो इसी फाइट की थॉट को दिमाग में रखते हुए I am very proud to present you our guest who has been a zonal fighter, state level fighter and even a national fighter for the mixed martial arts, that is MMA, and please welcome Mr. Subba Rao। Hello sir, thank you so much हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। We are lucky कि आप यहाँ पे आए and we are very excited and very keen to listen to everything। सर आपका शुक्रिया सर यहाँ बुलाने के लिए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपके जैसे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एडवाइसेस सारे हमारे इंडिया के जो यूथ हैं, इनफैक्ट मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस फाइटर्स भी हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। कि कहते हैं जो बुज़ुर्गों के कहे हुए शब्द होते हैं ना, तो वैसे ही होते हैं कि वो हमेशा आगे चल के काम आते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम सब फाइटर्स को मिले कि जहाँ पे बडिंग फाइटर्स या बडिंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए। और साथ ही साथ एक आपकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से किसी को एक सीख दे ही देते हैं हमेशा। जी। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पे पैदा हुए, कौन से शहर में, कहाँ से आपकी पैदाइश है? सर वैसे बेसिक हम लोग साउथ के हैं। अच्छा। हैदराबाद सिकंदराबाद तरफ के। और मेरे जो फादर हैं वो ऑर्डनर फैक्ट्री खमरिया से रिटायर्ड हैं। अच्छा। हम लोग पैदा वैसे यहीं हुए, जितने मेरे भाई और मैं जो हैं, हम लोग पढ़े यहीं, खेले, सब कुछ है। हम लोगों का फ्रेंडशिप सब कुछ यहीं पर था, तो हम लोगों ने फिर नहीं सोचा कि वहाँ जाएं। बट आप लोग जबलपुर में ही रहे हमेशा? दोनों ब्रदर स्पोर्ट्स में ही हैं। अच्छा जी। और जैसे बोलते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड, उसी को देख के व्यक्ति। हाँ सही बात। और भाई तो आई थिंक एक रोल मॉडल की तरह होता है। तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे दोनों बड़े भाई मुझसे बड़े हैं। जो मुझसे जो बड़े भाई हैं वो बॉडी बिल्डिंग में नेशनल तक खेले हुए हैं, बॉडी पावर एक्सपो के एम्बेसडर भी हैं। अब वो दुबई में हैं, बुर्ज खलीफा में, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। ओह नाइस। उनसे जो बड़े ब्रदर हैं उनका बैकग्राउंड कराटे का है। अच्छा। फिर MMA फील्ड में आ चुके हैं, वो इंटरनेशनल जज और रेफरीशिप में भी हैं। अच्छा। मैं प्लेयर भी हूँ प्लस कोच भी हूँ MMA का। मतलब उसके बाद हमारे 2 और गेस्ट वो फाइनल हो गए हैं। जी सर बिल्कुल। और मैं मैरिड भी हूँ। साथ में मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर भी हूँ। बाप रे। और 41 ईयर ओल्ड हूँ मैं। 41 ईयर्स में आप ये फिजिक है और आपको, और आप फाइटिंग भी करते हो अभी? सर फाइटिंग भी करता हूँ, कल ही मैंने फाइट किया हूँ। हैट्स ऑफ टू यू सर। हमारी उम्र में ये हो जाता है कि हम टेढ़े सो भी जाते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है, आप इस एज में फाइट कर रहे हो। सर जैसे जैसे हम स्पोर्ट्स में आते हैं ना, हमारी फिजिक वैसी चेंज हो जाती है सर। आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल सर। मतलब जो लेवल ऑफ टफनेस मिल जाती है ना बॉडी को, आई थिंक उसके ऊपर वो एज के परे हो जाता है।
जी सर। उसको एज से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हम किसी स्पोर्ट्स फील्ड पे हैं ना, तो हमारी सोच भी फिर वैसी हो जाती है। हाँ, हमारा जो दिनचर्या है, खाने पीने का सिस्टम, वो भी वैसे ही धीरे धीरे होने लगता है। मैं सिर्फ चाय लेता हूँ, चाय कॉफ़ी, इसके अलावा जो भी ड्रिंक्स वगैरह हैं, सिगरेट वगैरह है, इन सारी चीज़ों से दूर रहता वो हूँ। तो हाँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसे ही होता है, तो उसकी फिर जो फिज़ीक है वो वैसे ही डेवलप होती है सर। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल एज जी और बिल्कुल, कम कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हर 365 साल में 1 साल बढ़ रहा है। आप जी। अभी भी हो कि आपकी बॉडी फिजिक्स देख के आप अभी भी 25 ही लग रहे हो। जी थैंक यू तो सर। कहीं ना कहीं आई थिंक वो अच्छी डाइट और जी। अच्छा डिसिप्लिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हाँ एक आ एज जाता को है रोक के सर। रखता है। अच्छा मुझे ये बताइए आपका बचपन कैसा रहा आपके भाइयों के साथ? फ्रैंकली बहुत ज़्यादा नहीं है भाइयों में। अच्छा जी। हम लोग अगर बड़े भाई एक रूम में बैठे हुए हैं, हाँ। तो हम दोनों छोटे भाई दूसरे रूम में चले हाँ जाते थे। वो तो होता है मेरे साथ भी अब जैसे जैसे बड़े हुए हैं, शादी हुई है, तो फिर बीच में काम की बातें करते हैं, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति। हाँ आई थिंक भाई इंडियन कल्चर में ही वो इस तरह जी। से आता है ना कि जी। बड़ा भाई कहीं ना कहीं बाप के दर्जे का ही हो बिल्कुल जाता सर, है। बिल्कुल। उनको वही रिस्पेक्ट और वैसे जी। देते हैं आप। जी। दोस्त की तरह वाली वो बिल्कुल फीलिंग नहीं सर। आती है। वो बात तो सही कही आपने। जी। और बाकी कैसा रहा बचपन में आपका? कैसा हाँ मस्ती वस्ती खूब होती थी दोस्तों के साथ? सर, मस्ती तो बहुत होती थी, अभी भी बहुत होती है। अभी भी होती सर अभी भी बहुत ही होती है। नंबर के हिसाब से मैं एज में बढ़ गया हूँ, लेकिन मस्ती अभी भी सर बहुत होती है सर। मस्ती वैसी। बचपना जैसे ही जब भी कभी मिलते हैं, तो सर मस्ती वैसी होती है सर। ये बात तो ऐसे जी। जब क्या कहते हैं ना, जब दोस्त मिलते हैं ना तो जी। जहाँ छोड़ा ही था वहीं वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। जी, और मेरा नेचर भी सर बहुत मतलब वैसा सीरियस वाला नहीं है। आप लेकिन देखने में लगते हो कि एकदम जी। स्ट्रिक्ट और जी सर। कोच टाइप हो। जी जी सर। अच्छा, जैसे आपकी लाइफ में किसने आपका एक एंकर की तरह कौन रहा? कौन आपको हमेशा एक लक्ष्य की तरफ या पकड़ के किसने रखा है? कोई ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ में रहा? दो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। एक, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हर धर्म में एक वेद, बाइबल, कुरान कुछ ना होता है, बिल्कुल। तो लोग उसको अगर दिल से फॉलो करते हैं तो सारे ग्रंथ में अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। बिल्कुल। मुझको अच्छी चीज़ें बाइबल से मिलती हैं, उसको मैं फॉलो करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं बाइबल से ही लूँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मूवी से भी मिलती हैं। बिल्कुल। बस हमको कैच करना है कि हमको कहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही, तो मैं उसको वहाँ से कैच करता हूँ। एक वो चीज़ होगी सर। दूसरा, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, तो उनको तो मैं मानता ही हूँ, वो उनकी एक अलग अपनी जगह है। जो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं नागेश राव, मतलब मेरी लाइफ में वो बहुत अलग हैं, हीरो हैं। उनकी हर एक चीज़ें को मैं फॉलो करता हूँ। उनकी हाइट, पर्सनैलिटी, हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छी है सर। तो उनको फॉलो करते करते मैं स्पोर्ट्स में आया हूँ। ओके। यहाँ तक कि इस MMA में आने के बाद मैं नॉकआउट जो हुआ हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी नॉकआउट में कि मुझको याद ही नहीं 5-10 मिनट का क्या हुआ था मेरे साथ वो। लेकिन फिर भी मैं अपने ब्रदर के लिए इस स्पोर्ट्स में डटा रहा, खेलता रहा, और फिर धीरे धीरे एक ऐसी चीज़ आई कि अब मुझको आगे बढ़ना है, अंदर से खुद के लिए भी आने लगा सर। यही मेरे लिए एक तरीके से रोल मॉडल का काम करती है। फैमिली में रोल मॉडल्स हैं वो सब। जी सर। वो तो बहुत बड़ा आई थिंक एक लाइफ टाइम एक वो होता है, एक गाइड होता है कि जी। जब भी ऐसे लोग आपके सामने हैं तो कहीं आप उनको हमेशा लुक अप टू देम, उसके बाद उनके ही रास्ते पे आप भी चलते हो। जी सर। आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर। आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? आप MMA में और इस लेवल पे आप कैसे आए? वो एक जर्नी बताइए, कैसे रहा उसका? जी सर, स्पोर्ट्स में तो मैं कराटे तक में सीमित था, स्कूल लाइफ तक में। उसके तो बाद आपने मेरा कराटे से शुरुआत करी? कराटे से शुरुआत की है। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे जो कोच है वो मेरे बड़े ब्रदर ही हैं। उन्होंने ही मुझको कराटे को ब्लैक बेल्ट 2nd Dan है उनका। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब MMA में इंटरनेशनल रेफरी जज भी हैं वो। तो सर उन्होंने और जो मेरे उनसे जो छोटे ब्रदर हैं, उससे जो बड़े हैं, जो बॉडी पावर एक्सपो के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। तो मुंबई में बॉडी पावर एक्सपो होता था, जेराई क्लासिक ये सब के नाम से भी चलता था, उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे वो यहाँ आते थे। तो उनके साथ में बड़े ब्रदर भी आते थे। उनको फिर एक समय पे दिखाई दिया कि केज लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग तरह की फाइट चल रही है, फुल कांटेक्ट।
उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया कि ये क्या है। इंदौर के विकास शर्मा सर हैं हमारे, उनसे उन्होंने संपर्क किया कि ये क्या है। फिर ये सारे लोग मिल के इसको समझे, जाने कैसा क्या होता है। आना जाना उनका लगा रहा। फिर धीरे धीरे आते आते मतलब उनको समझ में आया कि इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझको कहा कि कराटे से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग स्टैंडिंग फाइट के अलावा ग्राउंड फाइट भी होती है जो सीखना पड़ेगा। मैं इंदौर गया, सेमिनार वगैरह अटेंड किया 2-3 दिनों के, उसको सीखा। जोनल वाला खेला, उसमें मेरा 3rd पोजीशन लगा। ऐसे खेलते खेलते स्टेट नेशनल खेलते खेलते थोड़ा सा मुझको समझ आया, आइडिया हुआ जी। तो मेरे जो बड़े ब्रदर है उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी एज तो काफ़ी है, वो फाइटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन जजमेंट और रेफरीशिप में है। तो उनके साथ फिर मैं भी फील्ड में घुसता गया। सर जैसे बोलते हैं ना, मैंने बताया ना कि रोल मॉडल कौन है, हाँ सही बात। तो उनके साथ वो जहाँ जहाँ जाते उन्होंने जो राह गए दिखाई मैं भी वो- पीछे पीछे जाता गया उनके। अच्छा, तो वैसे आप फिर वहाँ पे आ गए और जी। उसके बाद फिर आप एमएमए में आपको कितना टाइम हो गया? सर मुझको 7 साल हो चुके 7 हैं साल जी। उसमें आपने स्टेट, जोनल, नेशनल लेवल खेला सब है खेल जी लिए? सर। अच्छा, और अभी भी आपकी फाइट चल सर रही है? जी, रिसेंटली कल भी मेरी फ़ाइट हुई है, जो नेस्को में एग्जीबिशन सेंटर चल रहा है, ओपन नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें मैंने खेला है अभी। और उसके बाद फिर आज आप आ भी गए जी, जी, बिल्कुल सर। पॉडकास्ट के लिए जी। अच्छा, फाइट के दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे ये जानना है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने जी के जी लिए। सर, फाइट के दौरान पहले और अभी में थोड़ा सा अंतर आता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है। शुरू में जब खेलते थे तो लगता था चोट लगेगी, चोट लगेगी, दर्द होगा, ये डर आता था। फिर खेलते खेलते 1-2 बार खेलने के बाद ऐसा लगने लगा कि हम खेल के तो आए हैं, अब हमको लोग जानने लगे हैं कि ये फाइटर है, एमएमए फाइटर है, नाम हमारा ज़्यादा हो गया है। तो उसमें ये लगता है कि चोट लगेगी उसका डर नहीं रहता है, बस ऐसा लगती है बस घुसना है, हाथ पैर ऑटोमेटिक चलने लगेंगे, हाँ, और कहीं ना कहीं सब कुछ चोट का automatically डर हो रहता जाता नहीं है। मेन ये इस चीज़ में फोकस रहता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी है। सर मेरे दिमाग में तो यही रहता है, अभी मैं हारूं या जीतूं उसका उसमें कोई मायने नहीं है। मुझे मेन परफॉर्मेंस से मतलब है, मैं फोकस उसमें ही करता हूँ कि जिसमें मेरा प्लस पॉइंट है उसको मैं बहुत अच्छे से करूँ, हाँ, और मैं उसको करता भी हूँ सर। मेरी कोशिश यही रहती है पूरी। मेनली वही एमएमए इज़ नॉट, मतलब मैं वही ऑडियंस को भी इस तरह से वो जी एनलाइटन करना चाहता हूँ कि मतलब एमएमए इज़ नॉट जस्ट कि बस मारना है एक दूसरे को या बस गिरा देना नहीं है, सर। नॉकआउट कर देना। नहीं सर। इट्स अ स्पोर्ट, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स उसमें है सर ये। हाँ, एक सेट ऑफ रूटीन्स जी। और वो सब चलते हैं, वो सर, यूज होते हैं। ये कोई सर रोड फाइट तो नहीं है, रोड फाइट का नाम देते हैं, ये सर रोड फाइट नहीं है कि हमने मार दिए फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ रही है, एफआईआर हो रही है, सर वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ, बाहर फ्रेंड है, अंदर गए एक फाइटर ओपोनेंट के रूप में एक दूसरे को देखते हैं, जिस तरीके से भी हम उसको हरा सकते हैं हराएंगे। जैसी फाइट ख़त्म होती है सर, हम रिस्पेक्टफुली गले मिलते हैं, जो जीता है उसको चीयर अप करते हैं। नहीं, मैं वही देख के मतलब मुझे हैरानी थी। इनफैक्ट अभी तो मुझे समझ में आने लगा, मैं जैसे जी। जैसे एमएमए को फॉलो करता जा रहा था टाइम से, तो मैं वही देखता था कि मुझे भी पहले वही लगता था कि बस मारना है एक दूसरे को, पीट देना है किसी तरह से, वो एग्रेशन होना चाहिए। बट वही धीमे धीमे मैंने जब देखा लोगों, तो मुझे वही हैरानी हुई कि इट्स लाइक अ प्योर स्पोर्ट। मतलब मैं इसको अंगद बिष्ट की और आई थिंक आपने कौन से बताए थे वो, अंशुल जुबली, हाँ अंशुल जुबली, इनके साथ मतलब फाइट हुई और अच्छी सी फाइट हुई, बहुत तगड़ी। उसके बाद फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, वो आज भी वो उनके बाद अंशुल के बारे में इतनी तारीफ करते हैं, हाँ वो सर। कहते हैं कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, वो मेरे कॉर्नर में है। मतलब मैं वही कहता हूँ कि ये इट्स सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, और वहीं रिंग में इतनी ज़्यादा यू नो किलर इंस्टिंक्ट वाली फाइट होती है। तो वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इट्स अ स्पोर्ट। जी सर, वो एक स्पोर्ट की तरह लेना है, तो दैट्स ग्रेट वो सर। चीज़। और ये गेम सर ऐसा है कि मारना पीटना बस नहीं है सर, इसमें फोकस होता है, जजमेंट होता है कि हमको कब क्या करना है सर। वो सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमको ग्राउंड में कब जाना है, स्ट्राइकिंग कब करनी है। मतलब हम सिर्फ पावर से कुछ भी पंच मार दें सर, वो नहीं होता है। एग्जैक्टली, इसमें ताकत काम नहीं आती है, फिर कुछ भी होता है जिसको बोलते हैं एक अंधाधुन चला हाँ, देना, exactly. वो नहीं होता सर। वो समय की कीमत होती है, कब क्या चलाना है, एक टाइमिंग होती है सर इसमें। मतलब आई थिंक कैसे क्या यूज़ करना है इसमें। हाँ, आई थिंक वो कि जैसे आप अगर एक
एमेच्योर फाइट और एक प्रोफेशनल फाइट जी। देखो ना, तब वो फ़र्क समझ में आता फ़र्क है कि समझ हाँ में हाँ, कि आता ये है। एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल है। है सर जी। कि आपका कुछ वो एक पर्टिकुलर कोई वो है सुपरस्टिशन फाइट के जाने से पहले कि नहीं मुझे आज ये पहन के जाना है, या कोई एक स्पेशल धागा पहनना है, या कोई इतना जाप करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सर लोगों का रहता है। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत लोगों का जी सुना है यहाँ पे। सर, मैं रियल बताऊं तो मेरा कुछ भी नहीं है कुछ सर। भी नहीं, बस चले जाना यहाँ है। तक कि सर मैं सिंपल सिंपल चला जाता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ फाइट में रहता है। हाँ। बस के मेन जो ड्रेसअप है उसको मेंटेन करना है कि हमको किट हमारी क्या मतलब कंफर्टेबल रहे। हाँ। जी, वो चीज़ को बस मैं केयर कर मतलब कैरी करके जाता हूँ। इसके अलावा कुछ पहन के जाना या ये कलर पहन के जाना ये शुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा को कॉल कर देता हूँ घर पे, क्योंकि बूढ़े हैं, थोड़े से डरते हैं कि बच्चे को लग ना जाए, हाँ। क्या होगा, लोग ऐसे लड़ते हैं। सर मैं नॉकआउट हुआ हूँ। ऑब्वियसली आई आज थिंक इट्स अ पार्ट जो ऑफ मेरे द गेम। ओपोनेंट थे अरीज अहमद, आज वो भी बहरीन से दुबई में UFC जिम में कोच हैं सर वो। तो ऐसे लोगों से मेरी फाइट हुई ना सर, तो उनका बैकग्राउंड बॉक्सिंग था। उन्होंने जो मुझको मारा था ना हाँ। तो सर मुझको याद नहीं है कि 10 मिनट तक मेरे साथ क्या हुआ था, मुझको याद ही नहीं आज तक। वो ब्लैकआउट हो जाता पहले है का सर। वो ब्लैकआउट हो गया। सर जो पंच पड़ा ना, तो उसके बाद याद नहीं रहता है कि वहाँ से मैं नीचे कैसे आया, रैप किसने खोला है। हाँ। हर किसी के जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है। बस ये है कि हम किसी भी एक लाइन को अगर आधे में छोड़ के फिर दूसरी लाइन पकड़ेंगे, फिर उसको छोड़ के तीसरी पकड़ेंगे, तो सर कभी भी हम मतलब बिल्कुल सर। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेटर फाइटर वही है जो जीता भी है, हारा भी है, जी। जितनी बार हो। बिल्कुल सर। सिर्फ जीतने वाला भी मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस नहीं कर हाँ चुका सर। है जो कहीं ना कहीं एक लोएस्ट पॉइंट पे नॉकआउट होकर आपको जी। एक्सपीरियंस करते हो। सर मैं सच बताऊं, शुरू में मैं जीता हूँ, उसके बाद में हार के मेरे पास इतने उतार आए हुए हैं ना, उतार चढ़ाव बोलते हैं ना जिसको, मैंने गेम बंद नहीं किया सर। लेकिन हम्म। एक दो बार लगा छोड़ दूं, लेकिन जब मैंने देखा ना कि मेरे रोल मॉडल मेरे बड़े भाई साहब हैं, हाँ। उनका जीवन कुछ अलग रहा, उनका नाम कुछ अलग है, तो मुझको छोड़ना नहीं है। मेरे छोड़ने से उनका नाम खराब होगा कहीं ना कहीं। या। तो सर मैं इसको कंटिन्यू रखा हूँ। अब मेरे लिए लाइफ में जीतना बहुत ज़रूरी नहीं है, अच्छा परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा प्लेयर बनना। और अगर मुझको अनजान लोग आके मुझको बस बोल देते ना, तारीफ़ करते ना कि आपके पंच बहुत फाइन थे, व्यक्ति नॉकआउट हो गया था, या फिर इतना फास्ट कैसे आपके पंच, तो जब ये लोग आके बोलते हैं ना, तो मेरी सारी मेहनत मतलब पूरा वसूल हो जाती सर। बहुत खुशी होती है उसमें। नाइस। और घर वालों को भी कहीं ना कहीं सर लगता है। हाँ। जैसे मेरी वाइफ जो है पद्मा राव, हाँ। एक दो बार जब मैं नॉकआउट हुआ हूँ तो बहुत डर गई। उनको लगा कि आपको इस गेम में नहीं जाना है, लेकिन सर अब वाइफ है, वो उतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकती। जब भी मैं फाइट में जाता था वो चीज़ की बात नहीं करती थी, कब सब सामान वगैरह पैकिंग वगैरह करके दे देती थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती उस जगह पे, ज़्यादा बात नहीं करना चाहती है। फाइट होने के बाद बस वीडियो कॉल करती हैं, बोलती हैं बस फेस दिखाओ अपना। तो मैं उनको पूरा दिखा देता हूँ, हाँ कि नहीं लगा है अच्छा अभी। अब आजकल जो फाइट होने लगी है, जब उनको वीडियो भेजता हूँ ना, तो अब वो बोलती हैं बहुत अच्छी फाइट रही। हाँ। तो सर अच्छा लगता है कि मैंने उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगा दिया हूँ। हाँ, कहीं ना जो कहीं वो उनका डर था, अवेयरनेस, उनको खत्म हाँ, कर एक दिया वो हो सर। जाती है, अवेयरनेस भी हो जाती है कि नहीं जी। फाइट सिर्फ ये नहीं है कि बस पिट पिटा के आ जी गए। बिल्कुल सर। मोर देन दैट। हाँ जी। वो है। इस स्पोर्ट में या अभी तक की लाइफ में आपका क्या सबसे ज़्यादा ऐसा पॉइंट रहा जहाँ लाइफ ने ही आपको नॉकआउट करके रखा हुआ है, आपका लोएस्ट पॉइंट? ये एक ऐसा गेम है, MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। इसमें बॉक्सिंग भी है, कराटे भी है, ताइक्वांडो भी, जुजुत्सु भी है, कुश्ती भी है, सब कुछ है। आज हम न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं महिलाओं के बारे में, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिक्स में जो भी बातें होती हैं, न्यूज़ में बातें होती हैं, तो सर इससे बेटर तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। MMA को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है सर। जो फेडरेशन है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट, MMA इंडिया जो है, शरीफ बाबू सर हैं, प्रसाद गायतोंडे सर हैं, हमारे यहाँ के विकास शर्मा सर हैं, इनकी तरफ से सर बहुत एफर्ट लगाया जा रहा है
इस गेम के लिए। उनकी तरफ से सर मुझको कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा इवेंट कराते हैं, साल में 2-3 इवेंट करा देते हैं वो, तो सर उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मतलब इस गेम को आगे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सर इसमें ना हर चीज़ का मिश्रण है सर। सही बात है। हाँ हमारे अंदर इस चीज़ की प्रैक्टिस आ जाती है सर। 1-2 दिन के सेमिनार से नहीं होता सर ये। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू जब बहुत टाइम करते रहते हैं ना, तो हमारी आदत में आ जाता है, और सर वो कॉन्फिडेंस के रूप में आता है। और जब वो कॉन्फिडेंस किसी लेडी में, बच्चों में आएगा ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। बिल्कुल। ये हादसे उतने नहीं होते हैं। नहीं होते सर सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। सामने वाला हथियार भी रखा होता है। बिल्कुल। कुछ सेकंड के लिए हम उसको कंफ्यूज कर दें, 1-2 चीज़ें मार दें सर, उसके बाद हमको वहाँ से, जो अगर कोई एक महिला है तो उनको वहाँ से निकलना भी होता है, भागना भी होता है, आवाज़ देना होता है सर। वो तभी कर सकती है सामने वाले को कंफ्यूज करें, 1-2 मार सके, जब तक वो अपने आप को संभालेगा तब तक वहाँ से निकल जाए, वो सेफ जोन में पहुँच जाएँ। तो सर इस चीज़ को आगे बढ़ावा देना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं मतलब बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। अगर होता है तो सर बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है जी सर। और क्या जो पेरेंट्स हैं सर, हमारे क्लास में भी कई पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को इतना न्यूज़ में आ रहा है, वो डरते हैं सर। बिल्कुल। स्कूलों में राह चलते सर, किसी का कोई भरोसा नहीं है सर आजकल। मतलब ऐसा हो गया सर कि पेरेंट्स ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो उनको डर है। उनका कहना है कि सिखाएं सर, लेकिन क्या एक जगह से नहीं हो सकता है सर, ये सबको सोचना ज़रूरी जी है सर। चीज़। और आई थिंक ये बहुत वैलिड चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है जी। और सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस, जैसा आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस के बारे में आपको बस 3-4 मूव सिखा लिए, वो नहीं होता सर। जब एक प्रॉपर एक डिफेंसिव आर्ट के बारे में आप सीखते हो तो कहीं ना कहीं एक वो क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाता है कि जो आपने कहा कि उतनी देर में अपने आप को छुड़ा के या कुछ भी चीज़ों का यूज़ करके आप अपने आप को बचा सको या वहाँ से भाग सको। जी। तो वो चीज़ है सर। किसी ने कहा है, मेरे खास हैं बहुत, कि हम जैसे अपने साइन सिग्नेचर की जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। रात में उठा के कोई अचानक बोलेगा ना कि यहाँ साइन कर दो, तो सर उस अपन को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे साइन क्या है, सिग्नेचर कैसे हैं। तो सर उसमें भी ऐसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हर चीज़ में। तो उनके ना मतलब दिनचर्या में आ जाएगा, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सर ये एक स्कूल में, कॉलेज में इसको रखना चाहिए अलग से, मतलब बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम, जैसे कि आपने कहा कि हम कब तक उनको सेफ रख सकते हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। ऐसे हादसे भी हो रहे हैं कि जहाँ पे आदमी नहीं कर सकता, माँ बाप के पास चॉइस नहीं है जी। बट कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कभी ना कभी तो उनको इंडिपेंडेंट रखना ही पड़ेगा सर। तो हम बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पे उनको, बच्चों को ये आर्ट या ये नॉलेज होनी चाहिए सर। जी। आपने ऐसे रोल मॉडल्स तो बता दिया, प्रोफेशनल भी आपके रोल मॉडल्स भी आपके भाई हैं, आपके पिताजी हैं, और आई थिंक प्रोफेशनल में भी वही रहे हैं। जी सर। जी सर। उसके अलावा जैसे आपने मुझे बताया कि आपको फिल्म से भी आप गाइडेंस वगैरह लेते हो, आप बिल्कुल। ऐसी कोई फिल्म है या सर बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सर उसका नाम तो रटा हुआ है सर मुझको। सर जैसे ओ माई गॉड। ओ माई गॉड से अक्षय कुमार वाली। जी सर। नहीं वो तो है, हाँ उसमें तो हर, और सर अक्षय कुमार को भी मैं बहुत मानता हूँ। अच्छा बिल्कुल मानेंगे आप सर, क्योंकि उनकी मूवीज़ जितनी हो सके ना, जो भी मूवी आती है मैं देखता ज़रूर हूँ। और ओ माई गॉड हर कोई को शायद पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन सर मैं उससे, जैसे सर बोलते हैं ना कि एक कट्टर, सर मैं कट्टर नहीं हूँ। मैं जो रियल चीज़ें होती हैं, जो मुझको दिखती, जो रियल है, मैं उसमें ही विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। तो सर इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैं आपसे शेयर किया कि मैं मूवीज़ वगैरह से भी, या आसपास कुछ जो चीज़ें होती हैं, सड़क में कुछ चीज़ें दिखती है, मैं उससे भी बहुत चीज़ों को मतलब लेता हूँ। वही वो आपका नज़रिया है कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हो सकते हो, किस चीज़ को आप, किसी से आप सीख सकते हो, लोगों से या हादसों से, किसी चीज़ से भी। जी सर। और बाकी मेरे ख्याल से अक्षय कुमार तो पायनियर है आई थिंक इंडिया में कुंफू या जूडो कराटे के लिए, तो आई थिंक वो तो आपके लिए इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर आपका हो गया उनका। ऐसे कौन सा MMA फाइटर रहा है जिस पे आपको बहुत डर लगता था? है एक मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो अरीश अहमद जी। हाँ। वो अभी दुबई में UFC जिम में कोच हैं। उनके साथ मेरी फ़ाइट हुई थी और बैकग्राउंड उनका बॉक्सिंग से था।
तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब नया था एमएमए में, और नॉकआउट हुआ था मैं उनसे, सभी लोग होते हाँ, हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे मुझको सीखने को मिला कि कितनी रेंज में खेलना है, ओके। कितनी हद तक हमको आगे जाना है, पीछे आना है, मूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट है इसमें। उस चीज़ को फिर मैंने सुधारा है काफ़ी। अब सुधारने से अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि नॉकआउट से कैसे बचना है। अब मैं कोच हूँ तो उसको मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। तो लाइफ में हर एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि नॉकआउट हुए हैं एक बार फिर दोबारा कभी नहीं होंगे। लोग होते हैं, ये मतलब एक नेचुरल चीज़ है, होते गेम है। बिल्कुल एक पार्ट है वो तो लाइफ। एक गोल्ड जीतने के लिए एमेच्योर फाइट में कम से कम 5-6 फाइट लड़नी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नॉकआउट नहीं होगा, नॉकआउट हर कोई होता है, और ये गेम का पार्ट है, ये अच्छी चीज़ें हैं, इससे सीखने को ही मिलता है जी। आई थिंक वही कि कहीं ना कहीं फेल होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल जी। होने के लिए। नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि नॉकआउट होता है क्या है, तभी हम उसमें सुधार करते हैं, वो एक अपना गेम को कंप्लीट फाइटर बनाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तभी हमारा गेम फाइन होता है सर। मेरे ख्याल से आई थिंक सिर्फ इंस्ट्रक्शन से सीखना और कहीं ना कहीं वो चोट खा Field के पे वो चीज़ उतरना सीखना, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। दोनों में लर्निंग में डिफरेंस है। एक कोच सिर्फ बता सकता है, वो केज के बाहर से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, खेलना तो आपका है, और एक्सपीरियंस आपको ही लेना, उस एक्सपीरियंस से ही आपको आगे बढ़ना है। फिर हमारा बेसिकली जो हम टारगेट करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के यूथ है वो उनके पास कैसे कैसे ज़रिए हों अलग अलग अपनी चॉइस के स्पोर्ट्स को यूज़ करने की, उसमें घुसने की, उसमें उसको प्रोफेशनली उसमें जाने के लिए। तो आप क्या एडवाइस दे सकते हो, क्या गाइडेंस दे सकते हो कि जहाँ पे अगर कोई हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एमएमए में स्टार्ट करना हो जी, तो वो कैसे उसको अप्रोच करें? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई एमएमए करना चाहता है और उसका बैकग्राउंड किसी भी चाहे रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, कराटे से है, तो सर उनके लिए बहुत अच्छा है। वो ज़रूर एमएमए में आए। गीता फोगट है, पूजा तोमर है, मतलब काफ़ी लोग हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ अलग है। वो लोग सर एमएमए में आ रहे हैं और वन चैम्पियनशिप, यूएफसी, ये सब में जाके जीत के भी आ रहे हैं सर, इंडिया का नाम कमा रहे हैं वो लोग। उनका टोटली मतलब एमएमए से नहीं था उनका, किसी का रेसलिंग से है, किसी का किसी और से है। तो सर वो लोगों ने इसको सीखा है, एडवांटेज मिल जी जाता है। इसका पूरा जो ग्राउंड गेम, स्टैंडिंग फाइट, सब उन्होंने पूरा मिक्सअप करके उन्होंने सीखा है इसको, फिर उसमें आगे बढ़े भी हैं सर उन्होंने। लेकिन अगर कोई और नहीं है उसके अलावा तो भी हम डायरेक्टली एमएमए में सर डायरेक्टली एमएमए कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस अगर रखें, वो अपना बेस मजबूत रखें। आजकल मतलब हम सोचें कि हमको 2 महीने में सब कुछ आ जाए, वो चीज़ नहीं। अगर वाकई में वो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेसिक अपना मजबूत रखें, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी सर। और इसके लिए मतलब लाइक इसकी एसोसिएशंस भी होती हैं? सर होती हैं, इंडिया में है, 1-2 हैं। एमएमए इंडिया है जिनकी तरफ से मैं खेलता हूँ, ओके। पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह है। ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन वगैरह के लिए भी जो इंटरनेशनल फाइटिंग होती है, चुनिंदा बच्चों को लेके भी जाते हैं। वो बच्चे बढ़िया गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स जीत के भी आते हैं। फेडरेशन बहुत अच्छी है सर, सरीफ बापू सर है, प्रसाद गायतोंडे सर हैं। तो सर इनके मार्गदर्शन में मैं जैसे इनको जानता हूँ, तो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है। अगर किसी को कोई इंजरी वगैरह भी होती तो उसका भी पूरा ख्याल रखते हैं, इवेंट भी बहुत अच्छे कराते हैं। तो सर मैं कहूँगा कि मिक्स मार्शल आर्ट में ज़रूर आएँ। एक पूरा मिक्स है, कॉम्बिनेशन है सर, एक फाइटिंग गेम का। अगर हम देखते हैं किसी की जर्नी, अगर किसी फाइटर की, तो वो जैसे समझ लीजिए वो एसोसिएशन से जुड़े, फिर उन्होंने फाइट करा, तो ये अगर उनको कहीं आगे चल के उसे यूएफसी में फ़ाइट करना है, जी जी, तो वो कैसे, उसका एक मार्ग क्या होगा उनका? सर जैसे अभी नेशनल चैम्पियनशिप होती हैं, नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड, सिल्वर वालों को जो अपना ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जो अपना इंटरनेशनल फाइट होती है उसमें सिलेक्शन होता है, मतलब नेशनल चैम्पियनशिप से उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं उनको।
अब यहाँ खेलने के बाद में ये तो एमेच्योर फाइट हो गई है। फिर कुछ जब ये लोग एमेच्योर खेल के जब गोल्ड लाते हैं, इंटरनेशनल फाइट में भी गोल्ड ले आए, तो ये अपना लेवल बढ़ाते हैं फिर प्रोफेशनल फाइट में। प्रोफेशनल फाइट इंडिया के अंदर खेलते हैं, जब ये इसमें जीतते हैं तो इनको स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाती है। अच्छा। कुछ फेडरेशन वगैरह हैं काफ़ी, उसमें ये लोग खेलते हैं। और इसमें खेलने के बाद उनको सर फिर वन चैम्पियनशिप जो होती है थाईलैंड वगैरह यहाँ वहाँ जो होती है, अच्छा, उसमें मौका मिलता है। उसके बाद यूएफसी में मौका मिलता है। तो सर इसके लेवल बढ़ता जाता है। जी, जो प्रोफेशनल फाइट है वहाँ पे जो हमारे एमएफएन और ये सब प्लेटफॉर्म है, ये जी वहाँ सर, पे एमएफएन से भी काफ़ी लोग हैं। जा रहे हैं, जो अपने टाइगर श्रॉफ जी हैं, इनका सर बहुत बड़ा मतलब योगदान है एमएमए को बढ़ाने के लिए। ये सारे एमेच्योर फाइटर को लेते हैं, इनका पूरा मतलब पूरा एक फाइटिंग का कंपटीशन होता है। फाइटर्स को अपने क्लब में लेते हैं, उनको पूरा ट्रेन करवाते हैं, इंटरनेशनल कोचेस वगैरह बुलाते हैं, इनको ट्रेन करवाते हैं। तो इसके बाद में सर ये जो एमएफएन करवाते हैं ना, तो एमएफएन से ही काफ़ी लोग वन चैम्पियनशिप और यूएफसी में जा रहे हैं। अंशुल जुबली जी जो हैं और अंगद बिष्ट जी जो हैं, ये सारे सर एमएफएन से ही गए हैं। अच्छा, ये थ्रू एमएफएन गए हैं। जी। और एमएफएन आई थिंक टाइगर श्रॉफ एंड आयशा जी का मदर का है, आयशा श्रॉफ। ओके। अच्छा, तो ये मतलब यूएफसी भी कंसिडर करता है कि एमएफएन का कोई फाइटर है तो वो प्रोफेशनल ही कंसिडर करता है। ये बहुत बड़े लेवल में सर ये। और सर मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी गौरव की बात है कि टाइगर श्रॉफ जैसे जो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी है, वो इस गेम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं सर। बिल्कुल। मतलब शुरू में इतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आज सर देखेंगे ना, अगर आज जब भी इसमें सिलेक्शन होता है तो भीड़ लग जाती है सर यहाँ। आई थिंक एमएमए बहुत अपकमिंग स्पोर्ट है। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। जी। तो और थैंक्स टू टाइगर श्रॉफ एंड आयशा श्रॉफ की उन लोगों ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और आई थिंक ये अब नाम कमाता जा रहा है, उनका स्केल भी बढ़ता जा रहा है। और लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म और जो उनकी मैंने फाइट्स देखी थी ना, कि वो यूएफसी से कम नहीं लगती। बिल्कुल। यूएफसी कहाँ ये इतने सालों से कर रहे थे, एक स्टैंडर्ड बन गया, बट इनका भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम है पीछे। सर जो अंगद बिष्ट जी हैं देहरादून में, इनका भी बहुत बड़ा क्लब है सर। हाँ। अब क्या ये इतने बड़े फाइटर बन चुके हैं, इतना इन्होंने मतलब सीखा है, इतने इस लेवल पे आगे बढ़ गए हैं। तो देहरादून जैसी छोटी जगह पे वहाँ भी सर लोगों की लाइन लगी हुई है। सर क्लब में देखेंगे कि मतलब आपस में प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं सर, इतनी भीड़ है। मतलब ये हीरो बन चुके हैं सर। मतलब ध्रुव चौधरी जी जो हैं, उन्होंने सुपर फाइट लीग आता था, MTV सुपर फाइट लीग। ओके। उस टाइम पे राज कुंद्रा जी और शिल्पा शेट्टी जी इस चीज़ को चलाते थे। फिर उसके बाद में MFN चालू हुए हैं, तो तब से सर वो इसमें हैं ध्रुव चौधरी जी। बागी 2 पिक्चर में जो विलेन बने हुए थे ना, मर्डर करने जाते हैं, उसमें एक जो है ध्रुव चौधरी जी हैं। अच्छा, तो सर टाइगर श्रॉफ जी हैं जो हैं, वो MFN के प्लेयर को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, जितना मैं जानता हूँ। अच्छा। उनको इतना आगे बढ़ाते हैं सर। तो आज मिले थे सर इवेंट में ध्रुव चौधरी जी जो हैं, वो मिले भी थे, पहचान गए वो मुझको, गले वगैरह मिले। तो सर मैं देखता हूँ ना कि कुछ लोग हैं जो MMA को इतना आगे बढ़ा रहे हैं सर, वो तो सेटल हैं सर। हाँ, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। जी। बट हाँ, टाइगर श्रॉफ जी, जैकी श्रॉफ, ये सब सेटल है, लेकिन वो सर इतना कर रहे हैं इंडिया के लिए, एक गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड के टाइम पे जब यहाँ कोई गेम नहीं हो सकता था, तो सर दुबई में, सऊदी अरब में सर वहाँ पर उन्होंने इवेंट कराया है। मतलब एक भी साल मिस नहीं हुआ है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि अगर इतना प्रोत्साहन मिल रहा है बच्चों को, कि अगर जो इतनी भीड़ लगी हुई है, जो आप क्या जैसा कह रहे हो कि MFN के लिए और अंगद बिष्ट के अकेडमी के लिए, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ी और अवेयरनेस बढ़नी चाहिए सर। अभी भी कम है सर, कम है। मैं तो सर एक एग्जांपल दिया हूँ कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सर हमारे इंडियन आर्मी में ना, हाँ, MMA फाइटर की भीड़ होगी एक समय पे। ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छी बात है सर। और मैं तो कहता हूँ कि अभी जिस दिन क्या कहते हैं अंगद बिष्ट, ध्रुव चौधरी, अंशुल जुबली, ऐसे फाइटर जिस दिन मतलब ऐसे मान ली जाएंगे कि क्या कहते हैं अपना विराट कोहली, धोनी की तरह मान ली जाएंगे, आई थिंक मैं तब मानूंगा कि हाँ MMA ने वो लेवल कर लिया है। जी। सर मैं इंडियन आर्मी का इसलिए बोला सर, अभी भी जो
चीन और इंडिया के बीच में जब हुआ था ना थोड़ा सा थोड़ा heated बॉर्डर हो को गया लेके था, कुछ हुआ था, वहाँ पर हम गोलीबारी वगैरह नहीं कर सकते, हाथ से ही हमको खेलना हाँ। रहता है। तो सुनने में ये आया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने MMA फाइटर को वहाँ भेजा था अच्छा जी। और इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने भी वहाँ के MMA फाइटर को तैनात कर दिए थे। मतलब एक टाइम पे MMA फाइटर की डिमांड काफ़ी जगह पे होनी है। और नहीं, आई थिंक MMA इज द कंप्लीट पैकेज है कि उसके पास अलग अपनी अपनी मार्शल आर्ट्स का वो टूल्स हैं उसके पास जी जी, तो वो कहीं भी डिफेंड और क्या कहते हैं अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें कोई हथियार से नहीं लड़ना है हमको, बिल्कुल। हाथों से ही, हाथ पैरों से ही हमको सब कुछ करना है सर। अच्छा, ये बात मुझे पता ही नहीं था कि चाइना में ऐसा हुआ है। सर ये जो अभी बॉर्डर में हुआ था ना, हाँ मुझे याद, ये जी, तो याद है कि मुझे जी। उनके वो हुई था, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और जी जी, धक्का दे पानी रहे में थे, भी गिर गए थे पत्थर काफ़ी लोग। वत्थर, जी हाँ, जी, या। उस टाइम की बात है सर ये। और गन्स चलाना जी, बिल्कुल अलाउड allowed नहीं नहीं था। है, जी सर। हाँ, आपका जैसे जो डेली रूटीन है वो कैसा रहता है? सर मेरा डेली रूटीन ये है, अभी तो फाइट की तैयारी के लिए मॉर्निंग में हम करीब 1.5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर मेरा ऑफिस का टाइम हो जाता था 10 बजे, फिर 4 के पहले मैं वहाँ से फ्री होके फिर 5 से 7 फिर मेरा शाम का MMA का फिर प्रैक्टिस का होता था, जिसमें मैं बच्चों को कोचिंग भी देता था। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो तो कोच हैं, हाँ, वो तो कुछ है। साथ में मैं भी देता हूँ और प्रैक्टिस भी करता था उनके साथ में। फिर घर आने के बाद 8:30 थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का डाइट लेने के बाद में 8:30 बजे से 1.5 घंटे की फिर जिम में फिर जाता था। अच्छा, तो सर ये मेरा रूटीन है दिन का लगभग 6 घंटा जी, मेरा वर्कआउट में MMA की प्रैक्टिस। बट ये मैच से पहले होता होगा जी, मैच से पहले का भी था। बाकी का सुबह का जो प्रैक्टिस है मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, इवनिंग में ही करता हूँ, और उसके बाद 8:30 से जिम। ओके। और इसके पूरे दौरान आपकी डाइट एकदम स्ट्रिक्ट वैसी रहती है? सर के डाइट का जो है, जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके हिसाब से हम खुद ही ढलने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। हाँ। जी, हमारी डाइट भी इसमें बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है सर। जैसे एक बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है ना, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी देर में जो भी नॉर्मल है आपकी एक डाइट है, अगर आप पूरा मैनेज नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल डाइट से भी आपका काम चल जाएगा। हेल्दी नेचुरल खाना। जी जी बिल्कुल, घर पे बना बाहर का खाना अगर ज़्यादातर अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है सर। थोड़ी बहुत डाइट हर स्पोर्ट्स में लेनी पड़ती है, वो लें, प्रैक्टिस करें। और आई थिंक होता ही है कि जैसे आप कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाने लगते हो जी, तो वो धीमे धीमे आपका दिमाग हेल्दी डाइट की तरफ ही आने लगता है। जैसे मैं भी कभी कभी जैसे ही मैं जिम या फिटनेस में घुसने लग जाता हूँ कि मेरे पास टाइम हो रहा है, मैं रोज़ फिटनेस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को अपने आप ध्यान देने लग जाते हो आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज फास्टिंग कर लेते हैं, या चलो आज खाली सैलेड्स खा लेते हैं, या आज थोड़ा प्रोटीन हाई कर लेते हैं। बस तो आई थिंक वो खुद से आ ही जाता है अंदर। इंजरीज़ की बात करते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स और इंजरी आई थिंक साथ साथ चलते हैं। जी, तो आपकी कौन सी ऐसी इंजरीज रही हैं जो आपको बिल्कुल जिसका आपको रोक के रखा या बहुत परेशान किया? इस फील्ड में सर 2 फाइटर होते हैं, एक एज होता है। एक फाइटर होता है वो भी प्रैक्टिस करके आया हुआ रहता है, दूसरा जो फाइटर होता है वो भी प्रैक्टिस करके आया हुआ होता है। खेलने के लिए सर दोनों तैयार होते हैं, मार खाने के लिए, मारने के लिए दोनों तैयार रहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें इंजरी कहीं कोई मायने नहीं रखती है। जो एक फाइटर को डरा के रखे, तो मुझको आज तक किसी इंजरी ने नहीं डराई है। अगर सर मुझको डराई होती ना किसी इंजरी ने तो मैं नॉकआउट तो हो चुका हूँ, मैं आपको जैसे बताया। लेकिन मैं उसको ठीक करके, उससे सीख के मैं अभी तक खेल रहा हूँ। तो उससे डरना नहीं है सर, उससे बल्कि सीख के आगे बढ़ता है, उसमें व्यक्ति ढलता है और उसको सीख के आगे बढ़ता है। तो सर इसमें इंजरी मतलब थोड़ा सा ब्लड तो आता है सर, यही तो गेम है। बिल्कुल। ऑडियंस को सर यही तो पसंद आता है कि अगर ब्लड नहीं निकलेगा ना सर तो मज़ा नहीं आएगा। और जब ब्लड हमको निकलता है ना, जैसे अगर मुझको ब्लड निकला तो सर मुझको नहीं समझ में आएगा उस टाइम पे कुछ। हाँ, बॉडी इतनी गर्म है, मैं भी इतना भी खेल के मतलब खोया हूँ ना, मुझको दर्द का एहसास ही नहीं होगा सर। ना सामने वाले को दर्द का एहसास होगा, ना मुझको दर्द होगा। दर्द ऑडियंस को होता है। एक्चुअली वो देखती है अरे वाह खून निकल रहा, अरे, और वो बिल्कुल आँख कड़ा के बिल्कुल बैठ जाती है। जिसका खून निकलता है उन्हीं की फाइट देखती है वो, जहाँ पंच के कंटिन्यू चलते हैं। तो सर दर्द फाइटर को नहीं होता सर, नहीं तो वो किस काम का फाइटर। आई थिंक इंजरीज जो है वो सिर्फ फिजिकली रोक सकते हैं, मेंटली एक फाइटर को नहीं रोक सकते। बिल्कुल।
आई थिंक ये हम लोग ने, मैंने अभी एक फाइट देखी भी थी दिगंबर रावत और इसकी पराक्रम की। जी आई थिंक इसमें भी जो आप कह रहे हो ना कि ब्रूटल फाइट थी जी। वो, एल्बो शॉट्स मारे थे फेस पे एंड लाइक पूरा उसका नोज फ्रैक्चर हो गया था, ब्लड। और वही था कि वो दोनों एकदम नॉर्मल थे। इनफैक्ट पराक्रम वाज कि वो मार खा रहा था बट ही वाज नॉट गिविंग इट। जी। बट ऑडियंस का रिएक्शन ज़्यादा वो था कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो सर वो बात आज सही है। आज देखेंगे हम इंडिया लेवल पे इसी बेस पे मूवीज़ बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं। ब्रदर मूवी जो है अक्षय कुमार की, या वो एमएमए के बेस पे ही बनी हुई है। हाँ। केज के अंदर खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं। सुल्तान मूवी जो है सलमान खान अपना कुश्ती छोड़ के फिर हाँ। एमएमए में जाता है। यस। तो सर लोगों को ना यही पसंद आता है कि थोड़ा सा ब्लड निकले, खून आए, कुछ टूटे। तो दोनों सर फाइटर रेडी रहते हैं। हाँ, फाइटर्स दोनों तैयार होके आते हैं। दोनों को मालूम है सामने वाला कितना मार सकता है, उतना डिफेंड भी करते हैं, उतना अटैक भी करते हैं सर। तो सर अब हम क्या है ना, अनजान व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है। एग्जैक्टली। जी, दोनों ही वहाँ प्रैक्टिस करके दोनों आए ही इतने हैं। professional तो हैं। दोनों के अंदर डर नहीं है सर, मार खाने का, चोट लगने का। उनको तो सर उस टाइम पे ये दिख रहा है कि जीतना है, हमको अच्छा परफॉर्म करना है बस। अच्छा, ये एक चीज़ जैसे आपने ये कही कि दोनों फाइटर हैं, दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनफैक्ट दोनों ही मतलब मंजे हुए हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशंस में। तो क्या एक फैक्टर होता है जो आपको विनिंग साइड पे ले आता है? सर जिसने हिम्मत हारा वो हारेगा, और जिसने ये सोचा अभी नहीं टैप ये करेगा, टैप अगला करेगा, या फिर वो थकेगा। हाँ सामने वाले का इंतज़ार जो करेगा हाँ कि मैं नहीं करूँगा, ये करेगा तो वही करेगा। तो मैं जीतूंगा। और अगर मैंने ये सोचा कि दर्द होने लगा मैं टैप कर दूं, तो मैं उसी वक्त हार गया सर। क्योंकि सर जब दो लोग ताकत लगाते हैं ना, ताकत लगाने वाला, लॉक लगाने वाला सोचता है कि ये टैप नहीं कर रहा है, टैप नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है सर उसको, लेकिन वो रोक के रखा हुआ है। और जहाँ मुझको लगेगा कि वो टैप नहीं कर रहा है, मैं हिम्मत हार के छोड़ दूंगा, लेकिन सर दर्द हो रहा था उसको। लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा था कि मैं रोक के रखूँगा, थोड़ी देर में ये थकेगा, कितनी देर ताकत लगाएगा। तो सर ये माइंड गेम होता है, कौन कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, कौन कितनी देर तक सह सकता है। आई थिंक अभी मैं रिसेंटली मैंने इसका फाइट देखा था, अंशुल जुबली का फाइट, और आई थिंक चंद्रकांत करके था कोई फाइटर केरला से। और वही था क्योंकि अंशुल जुबली का बैकग्राउंड जिजित्सु का है जी। तो वो ऐसे अलग अलग होल्ड्स होते हैं कि वो उसको हर बार ट्रैप कर रहा था, लाइक कि वो नहीं निकल पाए। बट एक बार भी उन्होंने टैप नहीं किया, वो कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग कि मैं कैसे ये होल्ड को निकलूं और उसमें पकड़ में ना आ सकूं, ट्रैप ना हो सकूं। तो वो गेम एक्चुअली वही जो आप कह रहे हो ना कि वो माइंडसेट की बात है। माइंडसेट सर, वो बार बार ट्रैप करता बट ही वाज नॉट रेडी कि वो गिव इन करने के लिए ना, वो रेडी भी नहीं थे बिल्कुल। तो वो बात तो बिल्कुल सही कही कि वो माइंड की फाइट है। माइंड की फाइट है सर ये। आप फाइटिंग कर रहे हैं अभी भी, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी कोच कर रहे हैं जी। तो आपका अल्टीमेट अपना क्या गोल देखते हो कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये मेरा गोल है? सर मेरा गोल तो ऐसा है कि आने वाली जो जनरेशन है अभी, इनको मैं सिखाऊं, इनको ट्रेन करूं, जिनके पास काफ़ी लंबा समय है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से, तो उनको ट्रेन करूं। और जबलपुर में जो लोग नहीं जानते हैं एमएमए को, तो वो लोग जानें, उसमें आगे बढ़ें। और सर जबलपुर एक ऐसा क्षेत्र बन जाए कि एमएमए के नाम से जाना जाए। बिल्कुल सर मैं ऐसी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ऐसे क्लब डालना चाहता हूँ। मेरा सर गोल तो अभी यही है, अपने बड़े ब्रदर का पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ उसमें सर। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप कि ये ड्रीम आपका पूरा हो। बिल्कुल, थैंक यू सर। और आई थिंक एमएमए जिस हिसाब से, जिस स्पीड से बढ़ रहा है जी, आई होप कि ये और बढ़े। और जितने भी हमारे फाइटर्स हैं जो यूएफसी तक जा रहे हैं, आई थिंक इनको जितना रिकग्निशन मिल रहा है, आई थिंक और भी ऐसा यूथ में और आए फाइटर्स और वो इनकरेजमेंट मिले। तो थैंक यू सर हमारे इस पॉडकास्ट में, छोटे से पॉडकास्ट का बड़ा सा हिस्सा बनने के लिए। नहीं सर, आपने मुझको इतना समय दिया, आपने, आपका मैं शुक्रिया करता हूँ सर। थैंक यू सर। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा।
कमेंट्स में लिखिए नेक्स्ट गेस्ट आप कौन चाहते हैं इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ आए, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट लेवल हो, जोनल हो, कोई भी प्लेयर हो। हमारी नज़र में सब प्लेयर उतने ही सब्सटेंस के बने होते हैं, तो एवरीवन इज़ वेलकम। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज दैट मीन्स लॉट टू अस। थैंक यू।